अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि आप जिस तरह से जानते हैं कि मुल्क की सियासी तारीख़ में एक बड़ा दिलचस्प पहलू नज़र आता है वो ये है कि जब भी एक हुकूमत कायम होती है उसको ज़रा 2 साल से ऊपर का अरसा होता है तो अपोजिशन की एक कॉमन अप्रोच देखने में आती है, और वो ये है कि वो सड़कों का रोक करती है या वो हुकूमत पे प्रेशर क्रिएट करती है या वो हुकूमत को कहती है कि जी इस्तीफ़े दें और वज़ीर आज़म जो हैं वो घर जाएं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी हुकूमत के लिए 2 साल का अरसा एक सिमत का तयन करने या एक डायरेक्शन सेट करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जब ऐसा ना नज़र आ रहा हो, जब हुकूमत ने जो वादे आवाम से किए हैं जब वो डिलीवर कुछ हद तक करने में नाकाम नज़र आ रही हो, तो अपोजिशन को एक मौका मिल जाता है कि वो हुकूमत पर दबाव क्रिएट करे उन अनपॉपुलर डिसीजंस के बेसिस पर जो कि हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हों, वो गलत फैसले जो कि अपोजिशन को मजबूत करती है और अपोजिशन का जो एक दबाव होता है हुकूमत पर वो ज़ोर पकड़ता हुआ दिखाई देता है। माजी में हमें गो जरदारी गो के भी नारे सुनाई दिए, माजी में हमें गो नवाज गो की गूंज भी सुनाई दी, और आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में गो इमरान गो का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। और मुल्क की तारीख़ में ऐसी भी बड़ी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिसके पास अवाम का मैंडेट जिसको हासिल हो उससे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया हो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनसे जब इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता था तो वो कहते थे ही वोंट रिज़ाइन, आई वोंट रिज़ाइन, आई विल लिव एंड डाई इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, दिस इज़ द ओनली वे। और बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो बड़े बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में देखे गए, बड़े बड़े स्कैंडल सर्फेस हुए, मेमो गेट का स्कैंडल सबके सामने है। वज़ीर आज़म उस वक्त के जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो कहते थे कि जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, चाहे वो बाद में जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको घर जाना पड़ा। मेरा नवाज शरीफ साहब भी वो भी कहते थे कि जी ये मुंह और मसूर की दाल, आपके कहने पर मैं घर चला जाऊं। और आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपोजिशन सवाल कर रही है और उनसे मुतालबा कर रही है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं और वो इस्तीफ़ा दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं, उनसे बिलावल भुट्टो साहब भी असम्बली में कह रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, और या तो वो अवाम से और हाउस से जो है वो माफ़ी मांगे और माने कि उन्होंने गलत फ़ैसले किए, उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया, या फिर किसी और को, किसी काबिल फ़र्द को जो बिलावल भुट्टो साहब डिमांड कर रहे हैं कि उसको मुल्क की क़यादत करने के लिए दिया जाए, उसको काम सौंपा जाए। तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके बाद जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि 100 जतन कर लें लेकिन कर लिए, लेकिन चट्टान की तरह खड़े हैं और चट्टान की तरह कायम रहेंगे। तो कायम रहने के लिए आपको अवाम ने वोट नहीं दिया शाह साहब, आपको अवाम ने परफॉर्म करने के लिए वोट दिया है, कायम रहने के लिए नहीं। आपने यहाँ पर आके इस मुल्क में अवाम को डिलीवर करके भी देना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 बार फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये 4 बार कहना, और लोग जो हैं ये अब डॉट्स लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एंजॉयज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और 4 बार ये कहना। तो जी कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि इनर सर्कल्स में जो 2 नाम इस वक्त ज़ेर गौर है, एक मुतबादिल, अगर फॉर इंस्टेंस कि कोई इन हाउस तब्दीली जो है उसकी सूरत में अगर 2 नाम जो कंसिडर किए जाएंगे या जो नाम इस वक्त ज़ेर गौर हैं वो हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का ही नाम और दूसरा असद उमर साहब का नाम, जो पावर कॉरिडोर्स जो विदन PTI बात हो रही है। तो इमरान खान साहब का ऐसे में एक इशाइया के दौरान ये बात कहना कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्रेशर ज़रूर फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दबाव ज़रूर महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये कहना पड़ रहा हो कि वो डट कर मुकाबला करेंगे और उनके सिवा कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही जो वज़रा हैं, जो रहनुमा हैं, वो ख़ुद नाला नज़र आते हैं और वो ख़ुद ये अब ऑफ द रिकॉर्ड बात करना शुरू हो चुके हैं कि एक तो अनइलेक्टेड लोगों को आपने तमाम अथॉरिटी उनको दी हुई है, PM स्लॉट के बाद जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कंसिडर की जाती है दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री, और वो भी आपने एक अनइलेक्टेड शख्स को जो है सौंपी हुई है। और साथ साथ
جو آپ کے عمران خان صاحب کے جو ایک قریب ترین ساتھی تھے، جو کہ جن کے حوالے سے بڑا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا کہ وہ اپنا جہاز نکالتے ہیں اور وہ لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں، اور بڑے اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے، لیکن وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ سیکنڈلی، آپ کی جو حکومتی ٹیم ہے، جو آپ نے ایک کمبینیشن بنایا، وہ عوام کو ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی، تو نیچرلی پریشرز بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہی اپوزیشن کو ایک سالڈ گراؤنڈ مل جاتا ہے جس کی بیسس پہ وہ آ کے حکومت پر مزید پریشر اور مزید دباؤ کریٹ کرنے لگتی ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی چوائس نہیں، تو اس عوام نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، اس عوام نے آپ کو چوز کیا ہے، اس عوام کی آپ چوائس ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس عوام نے اسمبلی میں بھیجا ہے، آپ کو اس عوام نے جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا ہے، اور آپ کے نام پر ہی جو ہے وہ دیگر کو بھی ووٹ ملا ہے۔ کوئی اگر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہوتا ہے تو وہ آپ کے نام کی وجہ سے شامل ہوتا ہے، تو لہٰذا خدارہ اس طرح سے پرفارم کرے کہ کل کو آپ کا ووٹر یہ کہے کہ یہ ہماری چوائس ہے، نہ کہ اپوزیشن کے یہ چوائس ہے۔ فیڈ بیک اور سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔